हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सेट नंबर 6 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले सेट में हमने 9 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था और आगे के क्वेश्चन हम इस सेट में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों को उसके भागों से मिलाना है। सपोज़ ये भाग दिए हैं हमारे और ये विवरण है, तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है और नागरिकता किस भाग में है। तो ये सभी हमें मैच करना है इसमें। तो सबसे पहले इसके लिए हमें संविधान के भाग याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम संविधान के भाग की ओर ही चलते हैं। तो यहाँ आपको संविधान के भाग लिखे हुए मिल जाएंगे। संविधान का जो पार्ट 1 है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। संविधान में जो टोटल पार्ट हैं संविधान के वो 22 भाग हैं। संविधान के टोटल 22 भाग हैं। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। तो संविधान के ये जो प्रमुख भाग हैं वो हमें याद होने चाहिए। जैसे पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संघ क्या होता है, भारत जो है वो बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, तो उसको हम एक संघ कहते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, वो एक संघ है। भारत एक क्या है, एक राज्यों का एक संघ है। तो उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि भारत का जो टेरिटरी है वो कहाँ तक फैली हुई है। तो ये सब चीज़ें इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। भाग 1 जिसे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र वर्णन किया गया है। तो ये है भाग 1। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णन किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पार्ट 3 में मौलिक अधिकार हैं, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। पार्ट 4 डीपीएसपी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है, और इसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णन किया गया है। तो ये डीपीएसपी जो है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं और हिंदी में उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये बोलते हैं इसको हिंदी में, तत्व। ओके, देन ये हमारा फर्स्ट पार्ट 4 था। पार्ट 4 36 से 51 तक है, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। और इसी का भाग 4A के रूप में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो 51A के रूप में इसको जोड़ा गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो है वो अलग से कोई भाग नहीं है, वो 4 में ही एक ए पार्ट के रूप में जोड़ दिया गया है, यानी कि पार्ट 4A। तो पार्ट 4A के रूप में हमें मौलिक कर्तव्य देखने को मिलता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51A में है। उसके बाद आ जाता है भाग 5, जिसमें संघ का वर्णन है। संघ क्या है, यूनियन, द यूनियन। संघ का वर्णन है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 51 तक। तो ये है हमारा भाग 5, जिसमें संघ का वर्णन किया गया है। संघ आई होप आपको पता होगा संघ क्या होता है। नहीं पता तो आप बस इतना समझ लेना, संघ जो होता है वो सेंटर की तरह होता है एक तरह का। जैसे ये भारत है तो भारत का पूरा संघ, भारत जो है बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, तो वो पूरे राज्यों से जो मिलकर बनता है वो संघ कहलाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। वैसे ये डिटेल में अनुच्छेद 52 से 151 में मिल जाता है। उसके बाद भाग 6 है, उसमें राज्य का वर्णन है। संघ के बाद राज्य, राज्य को हम स्टेट्स बोलते हैं, और इसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 ये हमें याद नहीं करना है, भाग 7 को ये कभी नहीं पूछा जाता और ये करना भी नहीं आपको। भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अच्छा भाग 7 क्या है ये भी आपको लास्ट में बता देंगे। पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के नियम, और इसमें राज्यों के नियम निरस्त किए गए हैं। तो ये अनुसूची 7 के द्वारा ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ छूट गई हैं वो आगे भाग 7 की आपको बता दी जाएंगी। अभी आप भाग 7 को या तो लिखना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको यूटीज़ बोलते हैं। अनुच्छेद 239 से 242 तक है। तो और जो 238 बचा वो भाग 7 है, ठीक है। उसके बाद 239 से 242 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज़ जिसे बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ का वर्णन किया गया है। भाग 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। भाग 9 जो है उसमें पंचायत का वर्णन है
और ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, जैसे आपको पता होगा 243 अनुच्छेद, इसके बाद 243 ए बी इस तरह शुरू हो जाता है और 243 ओ तक चलता है ये। तो 243 ओ तक जो है वो पंचायत का वर्णन है, और इसी के भाग के रूप में भाग 9A के रूप में नगर पालिकाएँ का वर्णन है, और भाग 9B में सहकारी समितियों का वर्णन है। तो ये आप लोग देख लेना, और इसका अनुच्छेद भी यहाँ लिख दिया है हमने कहाँ से कहाँ तक है। जो नगर पालिकाएँ हैं उनका वर्णन 243 पी से 243 जेड जी तक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 243 से 243 ओ के बाद पी आता है, तो पी से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जेड के भी फिर आगे के पार्ट शुरू हो जाते हैं, जेड ए जेड बी, इस तरह से जेड जी तक चलता है क्या हमारा नगर पालिकाओं का पार्ट। फिर उसके बाद सहकारी समितियां का पार्ट शुरू हो जाता है जी के बाद एच से शुरू हो जाता है और टी पे जाके ख़त्म होता है, स्टॉप होता है। ओके, तो ये कुछ भाग है हमारे, वो दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। भारत का जो संविधान है उसके कुल 22 भाग हैं, जिसमें पार्ट 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, पार्ट बी में नागरिकता का वर्णन किया गया है, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार, पार्ट 4 में डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, और पार्ट 4 का ही ए पार्ट में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है, पार्ट 5 में संघ का वर्णन किया गया है, पार्ट 6 में राज्य का वर्णन किया गया है जिसे द स्टेट्स बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा पार्ट 6 तो हो गया, पार्ट 6 में राज्य का वर्णन है, पार्ट 7 जो है उसको अभी नहीं देखना है, लास्ट में देख लेंगे हम लोग, वैसे ये कभी नहीं पूछा जाता, याद भी नहीं रखना है हमें। पार्ट 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे यूटीज़ बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 में पंचायत पूछते हैं, और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो पार्ट 9 ही है। पंचायत के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि पंचायत का वर्णन किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 को याद रखना है आपको। ऊपर से उसके बाद अनुच्छेद भी बार बार पूछते हैं, तो अनुच्छेद 243 के बारे में पूछते हैं, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद जो 243 है वो पंचायत से संबंधित है। पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 243 अनुच्छेद जो है वो हमारा पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा पार्ट 9A के रूप में नगर पालिकाएँ और पार्ट 9B के रूप में सहकारी समितियाँ जोड़ी गई हैं। और आपको जो ये अनुच्छेद लिखे हैं ये भी याद करने हैं, ये अगर आप याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको आगे जाके। अभी अगर आपको याद नहीं होता है तो आपको अनुच्छेद कम से कम एटलीस्ट इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो अभी आप एक अंदाज़ा लगा के बिल्कुल सही कर सकते हैं अगर आर्टिकल का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है वो पार्ट 1 है जिसमें संघ एवं उसका क्षेत्र है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है पार्ट 2 में। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। जो पार्ट 4 है डीपीएसपी वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, और 51A में है पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, पार्ट 5 संघ, इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है राज्य जो है भारत का संविधान का पार्ट 6 में वर्णन किया गया अनुच्छेद 152 से 237 तक। फिर 238 में पार्ट 7 है जिसको हमने नहीं देखा है अभी। पार्ट 8 में 239 से 242 तक है और जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। पार्ट 9 में पंचायत है 243 का ही इसमें ए जी यहाँ टी तक जाता है जो सहकारी समितियाँ वर्णन किया गया है, तो 243 ही चल रहा है अभी तक यहाँ। तो 244 से फिर नेक्स्ट शुरू होता है। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 244 जो है वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो SC/ST एरियाज़ होते हैं उससे संबंधित है, और पार्ट ये संविधान का भाग 10 है। तो संविधान का भाग 10 जो है वो उसमें SC/ST एरियाज़ के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 244A तक है। तो अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244A ये दोनों जो अनुच्छेद हैं वो SC/ST एरियाज़ जिसे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र कहते हैं इनसे संबंधित है। पार्ट 10 भाग 10। भाग 11 जो है वो संघ एवं राज्य संबंध यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में भाग 11 में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद भी आपको याद कर लेने हैं। देखिए एक नज़र में तो ये चीज़ याद नहीं होने वाली, ये तो हमें पता है। तो आपको इस चीज़ को बार बार रिवाइज़ करना होगा, बार बार सुनना होगा, तो सुनने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो आपको ये चीज़ बार बार सुननी होगी और बार बार आपको रिवाइज़ करना होगा। दोस्तों रिवाइज़ करने की, अगर कोई चीज़ आपको लंबे समय तक याद रखनी है तो उसकी एक ट्रिक होती है, आपको फर्स्ट डे याद करना है उसको, थर्ड डे रिवाइज़ करना है, फिर वीक मतलब वीकेंड पे, यानी कि अगर आपने मंडे को किया है तो अगले वाले मंडे को आपको दोबारा रिवाइज़ करना होगा। सबसे पहले दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, फिर 7वें दिन, फिर महीने के एंड में यानी कि 30वें दिन। तो अगर आप इस तरह रिवाइज़ कर लेते हैं किसी चीज़ को तो वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद बना रहेगा। लगभग 1 साल आपको उसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, बिल्कुल रिमाइंड कर सकते हैं, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़ अगर इस तरह आप लर्न करते हैं तो आपको यहाँ से अनुच्छेद पार्ट 11 में राज्य एवं संघ एवं उसका राज्य का संबंध बताया गया है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद का वर्णन किया गया है, जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं। फाइनेंस मतलब वित्त, प्रॉपर्टी संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट्स संविधाएं और सूट्स मतलब वाद, जो केसेस होते हैं। तो वित्त, संपत्ति, संविधाएं, वाद, इन सब का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक वर्णन किया गया है इसका। तो ये सभी चीज़ें जैसे आपको पता होगा, अगर किसी ने सुना होगा, पहले से पढ़ रखा है, तो पहले जो मौलिक अधिकार थे उन्हीं में हमारा मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार आता था। मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 1978 में हटा दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो वो इसी पार्ट में जोड़ा गया था, वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, जिसको अनुच्छेद 300 में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 300A के रूप में। तो यही पार्ट था वो। अगर किसी को ये नहीं पता है कि अमेंडमेंट एक्ट्स क्या होते हैं तो कोई बात नहीं, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जब ये सेट्स पूरे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट जितने भी आज तक के जो संशोधन हुए हैं संविधान में वो सभी चीज़ें हम आपको डिस्कस करवा देंगे, अभी नहीं लेकिन कुछ दिन बाद, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद देख लेते हैं। तो भाग 12 जो है उसमें ये वर्णन किया गया है वित्त, संपत्ति, संविधाएं एवं वाद। भाग 13 जो है उसमें भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है। इसको कहते हैं ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 301 से 307 तक किसका वर्णन किया गया है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसका वर्णन किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 307 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद फिर 308 से शुरू हो जाता है, 308 से 323 तक चलता है। इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लास्ट में आपको ये भी बता देंगे कि कौन कौन से पार्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले भाग 14 जो है वो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। जैसे आप देख सकते हैं यूपीएससी, पीएससी, मतलब स्टेट के पीएससी होते हैं और जॉइंट पीएससीज जो होते हैं, तो ये सभी जो सर्विसेज होती हैं उन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। संघ, राज्य एवं उसके अधीन जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 308 से 323 में किया गया है। और जो भाग 14 है ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना अच्छी तरह। अनुच्छेद जो 15 है, भाग 15 ये यहाँ नहीं है। सबसे पहले भाग हमने 14 देखा, फिर भाग 14 का ही ए पार्ट जोड़ा गया है, ये 15 नहीं है, ये काट लेना। भाग 14A के रूप में अधिकरण जोड़ा गया है, जिसको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? वो अनुच्छेद 323 जैसे ख़त्म होता है यहाँ, तो 323A से B तक, 323A से B तक हमने यहाँ ट्रिब्यूनल्स को जोड़ा है, अधिकरण को जोड़ा है। और अधिकरण क्या होते हैं इस पे भी एक क्वेश्चन बन चुका है, तो ये याद जरूर कर लेना। अधिकरण को अनुच्छेद भाग 14A के रूप में अनुच्छेद 223A से 223B तक वर्णन किया गया है। और ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं? जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी भी दो राज्यों में नदी को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता है, अधिकरण का। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, तो उन्हीं का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 14
भाग 14 ए में अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक वर्णन किया गया है इसका। फिर इस 15 को काटते हैं, ये 15 है, भाग 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शंस के बारे में कहा गया है और अनुच्छेद 324 से 329 ए तक वर्णन किया गया है इसका। निर्वाचन इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद राजभाषा इम्पोर्टेंट है, ये भी 16 छूट गया। पार्ट 16 जो है वो कुछ वर्गों के से संबंधित विशेष उपबंध, सर्टेन क्लासेस से संबंधित, मतलब कुछ क्लासेस हैं, वर्ग हैं, उनसे संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं संविधान में। तो उसका वर्णन अनुच्छेद 330 से 342 के रूप में, जैसे कि महिलाओं के लिए जो संसद होती है उसमें सीटें आरक्षित कर देते हैं, तो ये विशेष वर्ग है, एक महिला वर्ग, तो उससे संबंधित विशेष उपबंध जो है वो अनुच्छेद 330 से 342 में किया गया है। तो केवल महिलाएं नहीं, और भी अन्य वर्ग आते हैं इसमें, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह भी आते हैं, तो इन सभी के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 330 से 342 में किया गया है। उसके बाद आता है 342 के बाद 343 से 351 तक, 343 से 351 जिसे राजभाषा बोलते हैं। तो राजभाषा का वर्णन जो है वो भाग 17 में किया गया है, संविधान का भाग 17। फिर भाग 18 आता है आपात उपबंध, आप लोगों का फेवरेट आपात उपबंध जो है उसका वर्णन भाग 18 में किया गया है, 352 से 360। बहुत ज़्यादा सुना होगा ये तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो। आपात उपबंध जो है इमरजेंसी का जो इमरजेंसी के लिए जो किए जाते हैं ना उपबंध, तो उसके लिए वर्णन जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद भाग 19 में प्रकीर्ण को कहते हैं मिसलेनियस, जो सभी जो छूट गया होता है वो इसी में डाल देते हैं। तो मिसलेनियस यानी कि प्रकीर्ण में जो है वो 361 से 367 अनुच्छेद आते हैं। उसके बाद संविधान संशोधन भाग 20 है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें आता है अनुच्छेद 368 368, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये भी, और इस बार भी ये पूछने की संभावना बहुत बनती है। 368 जो है अनुच्छेद वो संविधान संशोधन से संबंधित है, और भाग पूछे तो 20, अनुच्छेद ज़्यादा पूछते हैं इसमें तो खैर। फिर लास्ट जो 2 पार्ट हैं वो और देख लेते हैं, कभी पूछे तो नहीं गए हैं लेकिन फिर भी आपको याद होने चाहिए ये चीज़। तो ये जूम ही कर लेते हैं वरना दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ से देख लेते हैं। भाग 21 जो है हमारा, उसमें अस्थाई संक्रमणशील विशेष उपबंध किए गए हैं। अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध भाग 21 में किए गए हैं। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं टेम्पोरेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 369 से 392 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का वर्णन जो है वो किया गया है भाग 22 में, और ये जो है अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णन किया गया है इसका। तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, उसके बाद एंड रिपील्स। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 22 में किया गया है। तो इसमें कौन से अनुच्छेद आपको याद रखने हैं और कौन से भाग आपको संविधान का याद रखना है ये भी हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको पार्ट 1 याद होना चाहिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 37 को याद होना चाहिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग बी याद होना चाहिए, नागरिकता। पार्ट सी याद होना चाहिए, मौलिक अधिकार। पार्ट डी भी याद होना चाहिए, ये जो है 36 से 51 तक डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य सहित याद होना चाहिए। फिर पार्ट 5 संघ और पार्ट 6 राज्य, ये सभी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद 7 नहीं पूछते ज़्यादा, कभी नहीं पूछा इसका। फिर भाग 8 पूछा नहीं है लेकिन याद कर लेना, यूटीज़ जो है भाग 8। भाग 9 बहुत ज़्यादा पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचायत आपको याद करना है। इसके बाद आता है हमारा भाग 10 भी आपको याद रखना है। भाग 10 जो है वो अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। फिर ये भी पूछा गया है कि भाग जो 11 है वो भी पूछा जाता है, संघ एवं राज्य के संबंध जो है भाग 12 में वर्णन किया गया है। उसके बाद आपका भाग 14 बहुत ज़्यादा पूछते हैं, भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं पूछते हैं ये अक्सर। भाग 15 को भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं,
भाग 15 में ये तो ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल्स पूछा है, आपको ये भी याद रखना है। भाग 15 जो है वो ये नहीं है, भाग 15 हमारा निर्वाचन है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है राजभाषा, राजभाषा भी पूछ सकते हैं। उसके बाद राजभाषा और आपात उपबंध, राजभाषा जो है भाग 17 में है, भाग 18 में आपात उपबंध है, ये पूछा जाता है। भाग 20 पूछा जाता है संविधान संशोधन। तो ये सभी पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपको याद नहीं रखना है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमने बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली भाग की। अब संविधान का भाग जो 3 है वो किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना होगा। भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 4 किससे संबंधित है। तो आपने अभी पढ़ा था भाग 4 तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है, और भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तो पार्ट ए का जो है वो 1 ही आंसर होगा। पार्ट बी का 4 यानी कि 3 से संबंधित है, क्योंकि ये 3 पे मैच कर रहा है। पार्ट सी का जो है आंसर वो 2 होगा, यानी कि भाग 2। तो ये हमने 1, 3, 2, तो 1, 3, 2 जो हमें फॉलो करेगा वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3, 2 कौन सा आया, तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, 1, 3, 2 ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। तो बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये हम कल देख चुके थे, तो आज दोबारा से एक बार देख लेते हैं, वरना आपको याद नहीं रहता है। मूल अधिकार की बात कर रहे थे हम कल। मूल अधिकार में यानी कि मौलिक अधिकार में जो 3rd पार्ट था वो था शोषण से विरुद्ध अधिकार। शोषण से विरुद्ध अधिकार में हमने अनुच्छेद 23 को देखा था, जिसमें कहा गया था मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन किया गया है किसका, बलात् श्रम। आप किसी से ज़बरदस्ती श्रम यानी कि कार्य नहीं करवा सकते हैं। और मानव के दुर्व्यापार यानी कि मानव की तस्करी, किसी को बेचा नहीं जा सकता मानवों को, या फिर लड़कियों के साथ जो व्यापार किया जाता है ना, वो सब चीज़ें इसमें निषिद्ध हैं, यानी कि प्रतिषेध किया गया है इन दोनों चीज़ों का। जो तस्करी होती है अक्सर लड़कियों की, वो चीज़ इसमें प्रतिषेध किया गया है। और बलात् श्रम, किसी से ज़बरदस्ती आप लोग श्रम नहीं करवा सकते हैं, ये अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। बलात् श्रम याद रखना है और मानव का दुर्व्यापार याद रखना है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 को याद रखना है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कि 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बालक है तो उसको किसी भी ऐसे कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो जोखिम भरे होते हैं, जिसमें डेंजर का कोई काम होता है। तो उन सभी कारखानों में किसी भी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो था हमारा अनुच्छेद 24। तो ये दोनों थे जो 23 और 24, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर 11th का आंसर क्या हो जाएगा, भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। यानी कि बाल श्रम का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब अंत करना, बाल श्रम का उन्मूलन कौन सा करता है, अनुच्छेद 24 करता है। अनुच्छेद 23 तो क्या क्या कहा था, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम जो था वो मना था, बलात् श्रम अनुच्छेद 23 में मना था। और अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का जो कारखाने होते हैं जोखिम भरे, उनमें निषिद्ध किया गया था। तो बाल श्रम एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाल श्रम नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अधिकांश भारतीय लिपियाँ निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं। तो भारतीय लिपियाँ जो हैं मोस्टली वो किस लिपि से विकसित हुई हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। अधिकांश जो है भारत की लिपियाँ जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। तो आप ऊपर यहाँ पढ़ भी सकते हैं आंसर। ब्राह्मी भारत की जो है वो प्राचीन लिपि है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में हुआ है। ब्राह्मी लिपि से कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी सहित अन्य दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई, तिब्बती और कोरियाई लिपि का विकास भी इसी लिपि से हुआ है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ब्राह्मी लिपि से ही इन सभी लिपियों का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि कब चलती थी, अशोक के काल में। अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे जाते थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, याद रखना। अशोक के शिलालेख जो थे वो किस लिपि में लिखे जाते थे, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th
निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं? तो विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया था कि विटामिन से संबंधित नाम पूछे जाते हैं, उससे संबंधित बीमारी पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें पूछा गया है हमारी त्वचा से संबंधित कौन सा विटामिन है। तो आपने देखा होगा कि बालों के लिए, त्वचा के लिए अक्सर विटामिन ई को रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं उसको किसी भी ऑयल में मिलाकर हम अपने बालों में लगाएं तो बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और फेस पे भी उसको अगर रब करते हैं तो फेस अच्छा दिखने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो विटामिन ई जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है त्वचा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन के नाम आपको याद रखने हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सॉरी ई तो एफ तो होती नहीं है विटामिन के। तो इनके नाम जो याद रखने हैं आपको वो आपको याद होंगे। हमने एक ट्रिक बताई थी, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। अगर आपको याद हो तो टॉफ़ी, तो रात से क्या बताया था? रेटिनॉल, थायमीन, फिर पर से कुछ नहीं होता है एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, और फी से क्या बताया था? फिनोक्विन। तो फिनोक्विनन। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उससे संबंधित बीमारी भी याद रखनी है कि ए से क्या हो जाता है, बी से ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। विटामिन की बीमारी ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं आप, पीछे अगर आपको याद नहीं है तो पीछे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम वालों के लिए। जो जिम जाता है उसको ये क्वेश्चन ज़रूर आंसर करना चाहिए। 14th क्वेश्चन है, भोजनीय रेशे हमारे दैनिक भोजन में अत्यंत वांछित हैं क्योंकि जो रेशेदार भोजन होता है वो हमारे दैनिक भोजन में अत्यंत वांछित होता है, आवश्यक होता है। क्यों? तो ये आपको आंसर करना है कि फाइबर युक्त भोजन जो होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। फाइबर कहते हैं, फाइबर लेना चाहिए सभी को। फाइबर इम्पोर्टेंट होता है तो क्यों आखिर इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको बताना है। अतिरिक्त प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए, या अग्न्याशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए, या हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है, या थकान कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाने में ये सहायक होता है। जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उससे छुटकारा दिलाता है, हमारे पेट को साफ रखता है फाइबर युक्त भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है प्रसंस्करण क्रियाएं। विभिन्न क्षेत्रों की प्रसंस्करण क्रियाएं हैं और उनके कच्चे पदार्थों से मिलाना है। तो ओटाई, संशोषण, चीरना, लच्छे बनाना। तो ये किस किस से संबंधित है? तो ओटाई जो है वो किसकी की जाती है? कपास की जाती है। संशोषण किसका किया जाता है? चमड़े का किया जाता है। चीरना और लच्छे बनाना, तो लच्छे जो है वो रेशम में बनाए जाते हैं और चीरना जो है वो भेड़ की ऊन को चीरा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये क्रियाएं हैं जो की जाती हैं इनकी प्रोसेसिंग में। तो भेड़ की ऊन का क्या किया जाता है? चीरना। लच्छे बनाए जाते हैं रेशम, और संशोषण चमड़े का किया जाता है। ओटाई कपास की जाती है। तो इसका आंसर कैसे मैच करेंगे हम लोग? फर्स्ट ओटाई का क्या था आंसर? ओटाई किसकी की जाती है? कपास की। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। संशोषण चमड़े का किया जाता है, यानी कि दूसरे का तीसरा हो जाएगा। चीरना किसका किया जाता है? चीरना भेड़ की ऊन का किया जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा। और लच्छे किसके बनाए जाते हैं? रेशम के, तो डी का 4 हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 1, 4 इसका आंसर होता है। देख लेते हैं 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन नंबर में दिया है। तो 2, 3, 1, 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख लेना आप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। और ये सभी जो हैं वो आप नोट डाउन कर लेना, ये चारों चीज़ें। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है संघनन के बारे में। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है। संघनन प्रक्रिया से क्या संदर्भित है? तो संघनन, देखो दोस्तों, आपको 2 क्वेश्चन याद रखने होते हैं। एक तो संघनन पूछा जाता है बहुत, दूसरा ऊर्ध्वपातन बहुत पूछा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन, तो ये 2 प्रोसेस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपको संघनन याद होना चाहिए। संघनन क्या होता है? तो जब जल वाष्प जो होता है द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो ऐसे बस इतना याद रखना है, संघनन क्या प्रोसेस होता है? जब जल वाष्प होता है तो वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को हम संघनन कहते हैं।
जल वाष्प क्या होता है, एक तरह की गैस होती है, जल वाष्प एक तरह की गैस होती है। और गैस जब द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव क्या होता है, लिक्विड, यानी कि गैस जब लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, संघनन प्रोसेस कहते हैं। जब गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो उसको हम संघनन क्रिया कहते हैं। उसके बाद पूछते हैं ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन क्या होता है, संघनन आपको समझ में आया होगा संघनन क्या होता है। उसके बाद ऊर्ध्वपतन जो होता है वो नोट डाउन कर लेना। ये दो प्रोसेस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपतन भी लिखा जाता है कभी कभी, ऊर्ध्वपतन। तो इन दोनों वर्ड को आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। और बाकी फ्रीजिंग वगैरह तो सभी को पता होता है, तो ये कभी पूछते भी नहीं है। दो ही चीज़ें पूछते हैं, संघनन और ऊर्ध्वपतन। संघनन क्या होता है ये आपको पता लग गया, जब गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपतन, संघनन। और ऊर्ध्वपतन क्या होता है, ऊर्ध्वपतन जब ठोस होता है, जब वो गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा सॉलिड ठोस होता है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो सबसे पहले सॉलिड जो है वो लिक्विड में परिवर्तित होता है और लिक्विड जो है वो गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन अब डायरेक्ट अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में परिवर्तित ना होके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, लिक्विड में ना हो और सीधे डायरेक्टली गैस में हो जाए, तो इसी क्रिया को हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये क्या क्या होता है। सॉलिड जो होता है जैसे बर्फ़ है, अगर बर्फ़ नहीं, बर्फ़ को कह सकते नहीं, बर्फ़ तो लिक्विड पहले होती है, तो बर्फ़ नहीं, कपूर का एग्जाम्पल इसका लिया जाता है। कपूर जो होता है, आपने देखा होगा घरों में जो कपूर रखा रहता है तो वो अचानक से क्या होता है, जैसे हम उसको थोड़ा सा आग लगाते हैं तो वो पूरा उड़ जाता है और वो लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता, सीधे गैस में परिवर्तित होकर उड़ जाता है। तो सॉलिड, इसका एग्जाम्पल भी पूछते हैं, ये कपूर में, कपूर जो होता है पूजा में यूज़ होता है कपूर, आपने सुना हो तो गैस में परिवर्तित हो जाता है, होता वो सॉलिड है। तो उसमें ऊर्ध्वपतन की प्रोसेस होती है, इसमें सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित नहीं होता, वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपतन कहते हैं। नेक्स्ट है छोटा सा क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। पौधों में वह क्रिया जिसमें जल जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है। 10th का क्वेश्चन है, हमने बहुत पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा शायद, तो आप आंसर दे पाएंगे इसका। पौधों में वह क्रिया जिसमें जल जो होता है वो जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है और उड़ जाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्रिया कहलाती है ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो जलवाष्प के रूप में पत्तियों से पानी बाहर निकालते हैं और वो फिर गैस के रूप में उड़ जाता है पानी, तो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ से इसका आंसर भी आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित पर विचार करना है। जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सौर प्रकाश, क्लोरोप्लास्ट। तो उपयुक्त तत्वों में से प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए वांछित है, तो वांछित मतलब आवश्यक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चारों चीज़ों में से क्या चीज़ आवश्यक होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सबसे पहले तो पौधे जिस क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं तो उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए आपको पता है CO2 की ज़रूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है, जल की भी ज़रूरत होती है और क्लोरोप्लास्ट की भी ज़रूरत होती है। CO2 जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरह प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं। हम लोग जल डालते हैं उसमें, और सूर्य का प्रकाश ज़रूरी होता है भोजन बनाने के लिए, और क्लोरोफिल जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, यहाँ से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो कोशिका में आपको याद होना चाहिए ये। तो कोशिका का कौन सा भाग होता है, जल्दी बताइए।
कोशिका का जो राइबोसोम होता है वो ज़रूरी होता है किसके लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। याद रखना है राइबोसोम जो होता है वो बहुत बहुत छोटा पार्ट होता है कोशिका में, और ये जो है वो कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, संश्लेषण मतलब होता है प्रोटीन का बनना, तो प्रोटीन के बनने के लिए आवश्यक होता है राइबोसोम। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है। ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है, तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे बोलते हैं, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए राइबोसोम की ज़रूरत होती है कोशिका में। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप यहाँ से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया सहजीवी संबंध के लिए में से कौन सा उदाहरण है। सहजीवी संबंध क्या होता है, तो सहजीवी संबंध वो संबंध होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ देते हैं। जैसे अगर कोई भी दो प्राणी हैं वो एक दूसरे के पास रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, तो इनमें से कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। शैवाल लाइकेन, पादप मूल, राइजोबियम जीवाणु, ये दोनों ही क्या होते हैं, सही हैं, ये सहजीवी संबंध दिखाते हैं। सहजीवी संबंध जो है वो क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई प्लांट है, सपोज़ ये कोई प्लांट, ये क्या है, एक सॉइल है और इसके नीचे ये प्लांट ऊपर है और इसके नीचे ये रूट्स हैं, ये जड़ें जा रही हैं। तो अगर ये जड़ में यहाँ नोड्स बन जाते हैं तो यहाँ बैक्टीरिया रहने लगते हैं इस जगह। तो अगर ये बैक्टीरिया रह रहा है तो आपको पता है कि इस बैक्टीरिया को प्लांट से क्या मिल रहा है, रहने का स्थान, और बैक्टीरिया इसको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इसी संबंध को हम कहते हैं सहजीवी संबंध। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए था बस, कि सहजीवी संबंध में क्या होता है कि दोनों प्राणी एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं और आपस में संबंध स्थापित करके रहते हैं, तो उसको कहते हैं हम सहजीवी संबंध। इसी तरह शैवाल लाइकेन और मूल, पादप मूल, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु का एग्जाम्पल अभी आपको दिया, जैसे कि पेड़ के जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो ये पादप मूल यानी कि पादप की जो जड़ होती है उसके साथ सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसी तरह शैवाल लाइकेन, और केवल लाइकेन आ जाए तो भी ये होता है लाइकेन। तो आपको ये 3 वर्ड ध्यान में रखने हैं, शैवाल लाइकेन और पादप मूल, राइजोबियम जीवाणु, ये सहजीवी संबंध को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से पढ़ भी लेना एक बार, ये चीज़ आप पढ़ सकती हैं। वैसे ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यही जैसे आपको बताया बस उसी ट्रिक से आप याद कर लेना। सहजीवी संबंध का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूपी टेट में भी ये कई बार देखने को मिला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और